साथियों, इस क्लास में हम अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कहानी कुछ ऐसे है कि कुछ लोग 17th सेंचुरी में, मोर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अराउंड 1620, कुछ इंग्लैंड के लोग, प्रोटेस्टेंट लोग, लिबरल लोग इंग्लैंड के किंग के एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान होके, वहाँ के चर्च के दादागिरी से परेशान होके वहाँ से पलायन कर लेते हैं अमेरिका में। उनको देखते देखते बहुत सारे जो इंग्लैंड के लोग थे वो अमेरिका में जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके एक नई सिरे से एक नई ज़िंदगी की वहाँ पे ये लोग शुरुआत करते हैं। अब चूँकि नेटिव जो अमेरिकन थे अमेरिका में वो बहुत कम थे, तो इनको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे पलायन करना चालू कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि ये लोग पहले लोग थे जो कि वहाँ पे जा रहे थे, इनसे पहले कैथोलिक, डच लोग, फ्रेंच लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने भी जाना शुरू किया और देखते देखते बहुत सारे लोग इंग्लैंड से अमेरिका में जाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये लोग वहाँ पे जाना शुरू करते हैं, नए तरीके से एक ज़िंदगी की वहाँ पे शुरुआत करते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, इंडस्ट्री लगाना चालू करते हैं, तो अब इसमें इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट सामने नज़र आ रहा है। इंग्लैंड का जो राजा है वो चाहता है कि जो अथॉरिटी है इंग्लैंड की वो इन पे बनी रहे, ऐसे लोगों पे जो वहाँ पे जाके बस गए हैं, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और इंग्लैंड के राजा को चाहिए कि ये टैक्स इसको पे करते रहें। इंग्लैंड के कुछ जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये लोग अमेरिका में जाएं और वहाँ की जो खाली ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को खरीदें, वहाँ पे खेती करें, ठीक है, प्लांटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। तो इस नए अमेरिका में इंग्लैंड के राजे का भी काफ़ी इंटरेस्ट है, वहाँ के जो बड़े बिजनेस पर्सन हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो लोग थे जो छोड़ के इंग्लैंड को गए थे अमेरिका में, वो तो काफ़ी समृद्ध हो जाते हैं और देखते देखते फिर ब्रिटिश किंग जो है इनको रेगुलेट करने के लिए अपना वहाँ पे गवर्नर भी अपॉइंट कर देता है। कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इंग्लैंड अपने पास ही रख लेता है और लेजिस्लेटिव पावर जो है ये जो लोग यहाँ से छोड़ के गए थे उनको दे देता है। तो यहाँ पे एक डुअल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, कम से कम। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग इंग्लैंड को छोड़ के गए थे उन लोगों ने टोटली कट ऑफ कर लिया था इंग्लैंड से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन की अथॉरिटी को वो मानते थे, किंग को वो लोग अपना किंग कंसिडर किया करते थे। लेकिन दिक्कत कब शुरू हुई, जब बहुत बड़े लेवल पे जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लॉइट करना चालू किया इन लोगों को जो इंग्लैंड छोड़ के गए थे। तो नए नए किस्म के टैक्स लगाने चालू कर दिए, बहुत सारे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिया। तो जब बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन उन लोगों ने करना किया, अनफेयर तरीके से जब इनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना इन लोगों ने चालू कर दिया, तब फिर इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि नहीं, मतलब इनफ इज़ इनफ। अब ब्रिटिश का जो आप कह लीजिए जो दादागिरी है ये नहीं चलना चाहिए और एक होगी बगावत। और इसी बगावत का रिजल्ट साथियों निकल के आता है कि अमेरिका एक नए देश के रूप में उभर के आता है। तो ये है साथियों अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब इसी स्टोरी को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। तो बात है साथियों 1620 की। 1620 में एक जहाज़ है जिसका नाम है मेफ्लावर। तो ये समुद्री जहाज़ में बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं, आपको पता है साथियों प्रोटेस्टेंट कौन है, जो अगेंस्ट हैं, कैथोलिक के जो अगेंस्ट है, कैथोलिक की जो दादागिरी है, जो आप कह लीजिए जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है, जो आप कह लीजिए एक आउटडेटेड माइंडसेट जो है, जो सुपरस्टिशन है इन लोगों के, उसके अगेंस्ट ये लोग हैं जिनको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो ये जो प्रोटेस्टेंट लोग थे या इनको लिबरल लोग आप कह सकते हैं, ये लोग इंग्लैंड की एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान होकर 1620 में इंग्लैंड को छोड़ के अमेरिका की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इस पूरे टीम को लीड कर रहा था विलियम ब्रूस्टर। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड की जो ऑटोक्रेसी है इससे लोग परेशान हैं। तो ये जो लोग पहली बार जब इंग्लैंड को छोड़ के जा रहे थे, इन लोगों को पिलग्रिम फादर कहा जाता है अमेरिका में। तो ऐसा नहीं था कि जब ये लोग अमेरिका में गए तो अमेरिका बिल्कुल खाली पड़ा था, नेटिव इंडियंस तो वहाँ पे थे ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी कैथोलिक कॉलोनीज भी थी, डच लोग भी पहुँच चुके थे, जर्मन भी पहुँच चुके थे, डेन्स भी पहुँच चुके थे, फ्रेंच कॉलोनीज भी थी। तो ऑलरेडी वहाँ पे लोग पहुँच चुके थे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खाली पड़ा था, सिर्फ वहाँ पे रेड इंडियंस ही थे। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो थे ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो इसका मतलब अब जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक नए तरीके का कंपटीशन एक अराइज होगा और उस कंपटीशन में ये लोग जो जा रहे हैं ये जीत जाते हैं।
और फिर वहाँ पे जो अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे इन्होंने 13 कॉलोनीज जो थी डेवलप करी। और ये 13 कॉलोनीज जो हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और जब अमेरिका बना था तो इनिशियल जो अमेरिका था वो यही पहली 13 कॉलोनीज थी। धीरे धीरे पूरा का पूरा जो अमेरिका है उसको कवर किया गया था, लेकिन इनिशियली अमेरिका का मतलब ये पहली 13 कॉलोनीज ही थी। तो जब ये लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे अपना बिजनेस करना चालू किया, फिर वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगाना शुरू किया, अपना नई तरीके से एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ पे करना चालू किया, तो ये लोग किंग को एक्नॉलेज कर रहे थे कि ब्रिटिश किंग जो है इनका भी किंग है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। शुरुआती दिनों में इंग्लैंड से हर तरीके का जो एलिजेंस है ये लोग रख रहे थे। अब अमेरिका की सिचुएशन क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। उसमें कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थन अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, नॉर्थ में कौन सा देश था, कनाडा। कनाडा किसके अंडर था, फ्रेंच के कंट्रोल में था। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका पूरा का पूरा किसके अंडर था, स्पेन के अंदर था। और जब हम अमेरिका की साथियों बात करते हैं तो अमेरिका का जो ये ईस्टर्न वाला कोस्ट, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट एरिया था, ठीक है। अगर हम अज्यूम करके चले कि ये अमेरिका है, तो अमेरिका का जो ये ईस्टर्न कोस्ट था, ठीक है, इनिशियल डेज में ये लोग जो इनिशियल जो इंग्लैंड के लोग थे, ये लोग तो यहीं पे जाके बस गए थे, यहाँ पे डेवलपमेंट ये लोग कर रहे थे। ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे नेटिव इंडियंस रह रहे थे इन सभी एरियाज़ में, ठीक है। तो ये भी आपने इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि ये जो इंग्लैंड से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो इन्होंने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट था वो ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न अमेरिका जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इंटीरियर पार्ट में जैसे जैसे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेड इंडियंस देखने को मिलते थे। साथियों यही टाइम पीरियड था, अगर हम बात करें 1756 से लेकर 63 तक का, तो ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत क्रूशल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वॉर होता है, 7 ईयर वॉर। और ये जो 7 ईयर वॉर है साथियों, ये किसके बीच में होता है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। और इसमें साथियों इंग्लैंड की जीत होती है। तो अब क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड की जीत हो जाती है, तो अब फ्रांस ने कौन सा एरिया को कैप्चर किया था, कनाडा को। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कनाडा जो है किसके कब्जे में आ जाता है, इंग्लैंड के कब्जे में आ जाता है। और यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होने चाहिए कि जब हम साउथ की बात करते हैं, जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं साथियों, तो वहाँ पे स्लेव ट्रेड काफ़ी प्रेवलेंट था, वहाँ पे स्लेव ट्रेड चलता था। अब ये स्लेव कौन थे, ये स्लेव बेसिकली नीग्रो लोग थे, इनको अफ्रीका से लेके आया जाता था। और वहाँ पे जो प्लांटेशन का बिजनेस जो चल रहा था, वहाँ पे इन लोगों से काम करवाया जाता था। अब ये जो स्लेव ट्रेड चला था, यहाँ पे सवाल ये है कि जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन थी, जो रेड इंडियंस थे, क्या इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? क्या ये जो रेड इंडियंस थे, क्या ये जो इंग्लैंड से लोग वहाँ पे जाके जो बस गए थे, क्या इन लोगों ने जो नेटिव रेड इंडियंस थे क्या उनको भी स्लेव बना लिया? तो नहीं, क्योंकि जो ये रेड इंडियंस थे ये नोमैड लोग थे, ये इधर से उधर घूमते रहते थे, तो इनको स्लेव बनाना बड़ा मुश्किल था। और ये इस स्लेव प्रथा का किसी तरीके से पार्ट नहीं बन पाए। और ये लाइन मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे जब ये ब्रिटिशर्स वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो कैसे इस नए अमेरिका में ब्रिटिश किंग का, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन है इंग्लैंड में, उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस नए अमेरिका में। किंग ने टैक्स लगाना चालू कर दिया, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर दिया उसने। अब इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को देखकर वहाँ पे एक, आप कह लीजिए, सेंस ऑफ एक प्रोटेस्ट चालू हो गया। ये जो लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनको एक सेंस में आप कॉलोनिस्ट भी कह सकते हो, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज करना चालू कर दिया कि भाई इतने टैक्स क्यों लगा रहे हो, हमारे ट्रेड को क्यों रेगुलेट कर रहे हो। तो परेशान होके स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग जो है ये प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट हुआ। और मामला कब बिगड़ता है, 1770 की साथियों अगर हम बात करें। इनफैक्ट अगर हम 1770 की बात करें, 1770 में एक इवेंट होता है जिसे हम बोस्टन मैसेकर कहते हैं। इसको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। 1770 में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अननेसेसरी टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं, अननेसेसरी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं। तो 1770 में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोस्टन में। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिश जो पुलिस थी, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों पे गोलियां चला दी। तो बहुत सारे जो ये कॉलोनिस्ट थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अमेरिका में पहुंचे थे, उन लोगों की उसमें जान भी चली जाती है, तो लोग और परेशान हो गए। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो 1773 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे घटित होता है।
1773 में साथियों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी है वो फोर्सफुली इम्पोज किया इन कॉलोनिस्ट पे कि आपको टी जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से बहुत फेमिलियर है। जब आप अपनी इंडिया की हिस्ट्री रीड करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है इसमें इनका कितना बड़ा योगदान है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। ज़्यादा नेगेटिवली अगर हम बात करें तो अब जैसे ही ऐसा इनिशिएटिव लिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, जो जो प्लान करके वहाँ पे पहुँचे थे, वो इस चीज़ का अपोज करेंगे। भाई देखो, टी तो बहुत जगह से आ सकता है ना, तो जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम खरीदेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ही क्यों खरीदे सिर्फ। तो लोगों ने बॉयकट करना चालू कर दिया। और ऐसा ही एक इवेंट होता है बोस्टन में। बोस्टन में क्या किया कि जिन जहाज़ों में टी भर भर के आता था, उन जहाज़ों पे चढ़ के लोगों ने उन टी पैकेट्स को फाड़ के समुद्र में फेंकना चालू कर दिया। इस इवेंट को साथियों कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। और कहीं ना कहीं ये एक सिंबल भी है, ये सिंबलाइज भी करता है कि कैसे हम अनजस्ट के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। अब जैसे ही ये इवेंट हुआ तो उस समय 1774 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने बहुत सारे कानून बना के बहुत ही हार्श कंडीशन जो थी इन कॉलोनिस्ट पे इम्पोज करना चालू कर दिया। लोग परेशान हैं। वॉर काइंड सिचुएशन साथियों डेवलप हो जाती है। इस सिचुएशन में भी उस समय के जो ये कॉलोनिस्ट थे जिनको लीड करा था जॉर्ज वाशिंगटन, इसने एक पिटीशन भी भेजी ब्रिटिश किंग के सामने कि लड़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है, वॉर काइंड सिचुएशन डेवलप हो रही है, लड़ाई का हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें आप डोमिनियन स्टेटस ही दे दीजिए कम से कम। तो ये गुहार लगाई गई थी, लेकिन इस ऑफ़र को ठुकरा दिया गया और फिर 1775 में साथियों वॉर शुरू हो जाता है। तो अभी तक आपको समझ लग गया होगा कि ये वॉर क्यों शुरू हो रहा है। वॉर इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है ये कॉलोनिस्ट पे इम्पोज किया जा रहा है। अब आप समझे कि ये जो लोग हैं, ये जो कॉलोनिस्ट हैं, एक तरफ तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो असल में ये किस लिए लड़ रहे हैं? तो ये साथियों लड़ रहे थे डोमिनियन स्टेटस के लिए। लेकिन जब किंग ने बोला डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा, तो लास्ट में फिर इनका जो एम था वो क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि ये जो अनजस्ट तरीके से जो ये अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए। लड़ाई के साथ ही शुरुआत हो चुकी है और ये जो कॉलोनिस्ट हैं, जो नए नए ब्रिटिशर्स वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके पास तो खुद की आर्मी भी नहीं है। तो उन बेचारों ने किसी तरीके से अपनी आर्मी तैयार की। जॉर्ज वाशिंगटन को उसका कमांडर बनाया गया। ये तो आप कहिए कि इनके लिए एक पॉजिटिव जो पॉइंट था इन कॉलोनिस्ट के लिए कि फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने इनकी मदद की। 1975 में साथियों वॉर की शुरुआत हो जाती है। 1976 में ये डिक्लेयर किया जाता है अमेरिकन के द्वारा, ये जो कॉलोनिस्ट थे इनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि अब हम आज़ाद हैं, जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट दिया गया कि ऑल मेन आर बोर्न इक्वल। ठीक है, किसी के साथ कोई भी अनजस्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑल मेन आर बोर्न इक्वल। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि आने वाले समय में जब अमेरिका आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, तो इस समय में आप देखोगे कि स्लेव ट्रेड तो बहुत चरम पे पहुँच जाता है। तो एक तरफ आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन में आप कहते हैं ऑल मैन आर बोर्न इक्वल, लेकिन आने वाले समय में आप क्या करते हो? ब्लैक लोगों को स्लेव बना देते हो। अब देखिए, ये जो स्लेव प्रथा है ना, एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि आप किसी एक कंट्री को ऐसे स्लेव सिस्टम के बेसिस पर टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी देश एग्जाम्पल कंसीडर कर लें। अब इंडिया की भी एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें तो विस्टी सिस्टम था, इससे स्लेव प्रथा ही था, एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलता है। इजिप्ट की अगर आप बात करोगे तो इजिप्ट में भी स्लेव प्रथा आपको देखने को मिलता है कि कैसे इजिप्ट के जो किंग हुआ करते थे उन्होंने इजराइलियों को कैसे गुलाम बनाया हुआ था। तो ये गुलामी प्रथा जो है ये तो मतलब हमेशा से थी, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आज के टाइम में मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है? आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, 10-10 घंटे आपसे काम ले रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं, तो ये भी तो मॉडर्न डे स्लेवरी हुई ना। तो स्लेवरी तो हर समय में होती है साथियों, स्लेवरी हर समय में होती है, स्लेवरी आप ख़त्म नहीं कर सकते कभी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर आप मतलब कि ट्रोल नहीं कर सकते इन कॉलोनिस्ट को कि ये बहुत गलत कर रहे थे।
फाइनली 1782 में आप कह सकते हैं वॉर एंड हो गया और ये जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी यही मर्ज होकर बन गई अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और धीरे धीरे आने वाले समय में फिर जो वेस्टर्न पार्ट था वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का धीरे धीरे पार्ट बन जाता है। तो देखो वैसे तो साथियों कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप कहोगे कि एग्ज़ाम में जब भी अगर क्वेश्चन आए तो फिर वहाँ पे तो हमें अलग अलग डायमेंशन से इसको कवर करना पड़ेगा, तो वो अलग अलग डायमेंशन को कैसे लिखें उसकी तो बात ही नहीं की हमने। तो देखिए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तब तो आप वीडियो यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप GS1 का सिलेबस देखोगे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे रेनेसा ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं ये आ सकता है। जो GS1 का जो हमारा पेपर है वहाँ पे आएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलो अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में सिस्टमेटिक तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट देख ले फिर अब इसको सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। देखो जब अमेरिका आज़ाद होता है तो सिचुएशन कैसी है। जब अमेरिका आज़ाद होता है साथियों तो ये दुनिया में मतलब कि आप कह सकते हो वन ऑफ वेरी फ्यू देश जिन्होंने रिपब्लिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसके एग्जाम्पल को ये प्रूव करते हैं। अमेरिकन्स वर अमंग वेरी फ्यू रिपब्लिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड जैसे देश की के साथ अगर हम कंपेयर करें तो रिपब्लिक सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका एक नया देश बना और अमेरिका जब एक नया देश बनता है तो वहाँ पे अब रिपब्लिक सिस्टम आता है। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है मोनार्की के। जो कॉलोनिस्ट लोग जो अमेरिका को छोड़ के इंग्लैंड को छोड़ के अमेरिका में जाते हैं, उन लोगों ने एक नया देश बनाया और उस नए देश का जो पॉलिटिकल सेटअप होगा वो कैसा होगा, रिपब्लिकन होगा। और रिपब्लिक में क्या मोनार्की नहीं होगा, यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होगा। उस समय अमेरिका की पॉपुलेशन जो थी लगभग 40 लाख थी। पहला जो प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और दूसरे अगर हम फाउंडिंग फादर्स की बात करें साथियों तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, पैट्रिक हेनरी था, थॉमस जेफरसन था, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात कि ये जो कॉलोनिस्ट थे या दूसरे जो यूरोपियन लोग थे ये अमेरिका में जाते ही क्यों हैं। स्वाभाविक सी बात है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे जाके अब ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ पे जाके आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, प्लांटेशन का सिस्टम जो है वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, बिजनेस प्रमोट करने के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे मिलेगी। आप वहाँ पे जाके, अब वहाँ पे कोई रूल करने वाला तो है नहीं, आप जाओगे अपने हिसाब से, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, अपने हिसाब से रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करोगे। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप तो बहुत पीछे है। हालांकि रेनेसा का टाइम चल रहा है बट स्टिल चर्च को इन बातों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। रिलीजन के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, चाहे वो बात सच भी हो, चाहे आप प्रूफ भी कर दो उसको। तो एक रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा यहाँ पे जाके, तो इसलिए यूरोपियंस वहाँ पे जा रहे हैं। पॉलिटिकल टॉर्चर से बचने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ब्रूनो का नाम आपने सुना होगा। तो ब्रूनो ने जब बोला कि धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो इटली की चर्च ने तो उसको जला दिया, जिंदा जला दिया उस बंदे को। तो ऐसे पॉलिटिकल टॉर्चर से बचने के लिए ये लोग यूरोप में जा रहे थे। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कैसे, ये जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी ईस्टर्न अमेरिका की जब हम बात करते हैं, ये ब्रिटिशर्स कैसे सोल रूलर बन गए। कहने का मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इस रेस में सबसे आगे कैसे निकल गए। हमने इस लेक्चर के शुरुआत में देखा कि ऐसा नहीं था कि ये जो प्रोटेस्टेंट ये ब्रिटिशर्स जो थे जब पहली बार ये अमेरिका में गए तो वहाँ पे अमेरिका बिल्कुल खाली पड़ा था। रेड इंडियंस तो थे ही, पर एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो वहाँ पे डच भी थे, फ्रेंच भी थे वहाँ पे, ठीक है। स्पेनिश लोग वहाँ पे ऑलरेडी थे। अगर हम बात करें कैथोलिक ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो ये जो नए कॉलोनिस्ट गए थे ये कैसे वहाँ पे इस रेस में सबसे आगे निकल गए, क्यों? क्योंकि पहला तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये इतनी लेट भी नहीं है, ठीक है। ये वो एक ऐसा दौर था जब सभी यूरोपियंस वहाँ पे जा रहे थे, तो उस रेस में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और ये लोग भी वहाँ पे चल गए। तो ये भी उस अर्ली रेस के पार्ट थे। पहला तो ये इसका कारण हो सकता है कि बहुत लेट जाके वहाँ से शुरुआत नहीं की, क्योंकि ये भी उस रेस में शामिल ही थे, तो ये भी जीत सकते हैं, सब में टक्कर था, ये आगे निकल सकते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी बात है। आगे निकलने का कारण क्या था, इंग्लैंड इनका समर्थन कर रहा था, पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से इनको समर्थन मिल रहा था, गवर्नमेंट के क्योंकि अपने इसमें इंटरेस्ट थे, मिलिट्री सुपरमेसी आप कह सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली तो पॉइंट तो यही है ना, मिलिट्री सुपरमेसी। तो मिलिट्रीली अगर आप काफ़ी एडवांस हो तो ऑब्वियस बात है किसी भी एरिया को कंकर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं,
अभी पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि कारण जो था, कारण यही था कि अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए थे। जो ये कॉलोनिस्ट थे, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, उन पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे थे। उससे परेशान होकर फिर वहाँ पे एक प्रदर्शन शुरू होता है और किस तरीके से वॉर की शुरुआत होती है और अमेरिका एक नया देश बनता है। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पॉलिसी देखें ग्रीनविल की, तो ग्रीनविल जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का 1765 में, कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। कैसे? तो देखो, ग्रीनविल का जो टाइम पीरियड था, इसने बोला कि भाई जब भी ट्रेड होगा तो ट्रेड के लिए कौन सी करेंसी चलेगी? करेंसी चलेगी सिर्फ इंग्लिश। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लगाना चालू कर दिया इसने, ड्यूटीज़ बहुत सारा इम्पोज करना चालू कर दिया इन कॉलोनिस्ट पे, शुगर बैन कर दिया। इसने बोला कि शुगर और किसी दूसरे देश से आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, आपको इंग्लैंड से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसी समय का इनका ही जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसका नाम था टाउनशेंड, इसने फिर एक और नए तरीके का, आप कह लीजिए, ड्यूटी इम्पोज कर दिया कि अगर इस अमेरिका में अगर ये कॉलोनिस्ट ग्लास इंपोर्ट करे, लेड इंपोर्ट करे, पेंट करे, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज़। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना था कि कैसे ये अनवांटेड, आप कह सकते हैं अननेसेसरी एक इंटरवेंशन ही था अंग्रेज़ों की तरफ से। अब ये जो, इसको हम टाउनशेंड लॉ भी कहते हैं, और ये जो टाउनशेंड लॉ जो था, ये बाद में फिर इसको विड्रॉ कर लिया जाता है आफ्टर बोस्टन मैसेकर। बोस्टन मैसेकर आपको पता ही है साथियों, अगली स्लाइड में भी हम देखेंगे। ये 1770 का ये इवेंट है, और 1770 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ था? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनजस्ट के खिलाफ, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे गोलियाँ चलवा दी, लोग काफ़ी मरे थे, और उसके बाद फिर इस कानून को यहाँ से विड्रॉ भी करना पड़ा। स्टैम्प एक्ट एक कारण हो सकता है। तो ग्रीनविल के टाइम पीरियड में इन्होंने ये भी पॉलिसी बना दी कि जब भी कोई भी बिजनेस होगा तो इन बिजनेस में स्टैम्प का जो इस्तेमाल किया जाएगा, ये कौन सा स्टैम्प होगा? ये अंग्रेज़ों का स्टैम्प होगा। फिर 1763 के साथ ही अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये जितने भी कॉलोनिस्ट वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो अपलाचियन माउंटेन जो है, इससे आगे वेस्ट वर्ड की साइड जो एरिया है उसको कैप्चर अप नहीं करेंगे, उस तरफ एक्सपांशन नहीं करेंगे। तो आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो कारण ये था कि अमेरिका बहुत वास्ट है। जैसे मान लो कि ये अमेरिका है, ठीक है, ओरिजिनली ये लोग इधर रूल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ब्रिटिश यहाँ पे कहीं है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये अमेरिकन इधर भी एक्सपेंड करना चालू कर दे, यहाँ तक इनका एक्सटेंशन चला जाए, तो इनके पास तो बहुत वास्ट एरिया होगा। तो इतने बहुत वास्ट एरिया को यहाँ पे कैप्चर करना, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर मान लो कि जो कॉलोनीज थे, इतने सारे एरिया को ये खुद ही अगर रूल करना चालू कर दे, तो ये ब्रिटिश की अथॉरिटीज़ को मानेंगे ही क्यों? ये कहेंगे भाई इतने बड़े देश को हम चला रहे हैं, तो तुम्हारी बात क्यों माने हम? तो ब्रिटिश अथॉरिटी के मन में ये डर भी था। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस की गई जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, कहीं ना कहीं ये भी कारण था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। बिल्कुल ये सच हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कारण कौन कौन से थे? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेलिंग तो आते ही हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे इसको इतना ही रख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखो यहाँ पे अब डुअल सिस्टम चल रहा है। एक तो वो कॉलोनिस्ट लोग जो इंग्लैंड छोड़ के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है, उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दिया, टैक्स इम्पोज करने का पावर दे दिया, और जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो किसको दे दिया? वो दे दिया गवर्नर्स को, ठीक है, गवर्नर और उसकी जो काउंसिल है उसको एग्जीक्यूटिव पावर दे दिया। अब ये गवर्नर कौन है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डुअल सिस्टम आ गया। तो ये जो कॉलोनीज थे जो इंग्लैंड छोड़ के वहाँ पे पहुँचे हुए थे, स्वाभाविक सी बात है कि उनके मन में आएगा ही कि भाई इस गवर्नर का क्या काम है, ये इंग्लैंड का जो राजा है उसको क्यों यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं ना कहीं ये तो मन में उनका सवाल आया ही होगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, ये भी एक कारण हो सकता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ ही अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉइंट्स हमने सारे देखे हैं कि यहाँ पे मतलब प्रोविज़न कुछ ऐसा भी बना दिया गया कि ये जितने भी कॉलोनिस्ट लोग हैं जो कि वहाँ पे पहुँच के अपना इंडस्ट्री वगैरह चालू करना शुरू किया वहाँ पे जाके, वो अपना चीज़ किसको बेचेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही बेचेंगे। लगभग पूरे अमेरिकन बिजनेस को अभी भी कंट्रोल कौन कर रहा है? इंग्लैंड वाले कर रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी टैक्स लगाई जा रहे हैं। और अगर मान लो कि ये जो कॉलोनीज थे अगर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो शिप का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कौन सा शिप का इस्तेमाल किया जाएगा? ब्रिटिश शिप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अमेरिका की, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो लोग स्वाभाविक सी बात है कि परेशान होंगे। आइडियोलॉजिकल क्लैश,
अब आप देखिए जो ओरिजिनल जो पिलग्रिम फादर्स थे जो इंग्लैंड छोड़ के भागे थे, वो क्यों भागे थे? वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। ये लोग तो भागे ही इसी के खिलाफ थे, और नए देश में जाके नए सिरे से इक्वालिटी की बात वहाँ पे कर रहे हैं, जाके डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आप पॉइंट कह सकते हैं। अब देखो ना, इंग्लैंड में मोनार्की है, राजा आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये करना है, ये टैक्स लगाना है, बिजनेस को रेगुलेट करना है। अब ये लोग कहेंगे भाई इसी से तो परेशान होकर वहाँ से भागे थे हम, अब वापस से इसी को हम क्यों फॉलो करें? ये पॉइंट हो सकता है ना। तो आइडियोलॉजिकल क्लैश जो है ये भी एक अमेरिकन रेवोल्यूशन का कारण था। मिलिट्री कॉज की साथ ही अगर हम बात करें तो मिलिट्री कॉज में आप कह सकते हो वो बोस्टन मैसेकर 1770 का, ये बहुत बड़ा एक इवेंट था। बहुत सारे जो कॉलोनिस्ट थे उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी थी यहाँ पे। और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा डेरिवेटरी इन नेचर थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर थी। इमीडिएट कॉज क्या था? तो इमीडिएट कॉज था साथियों टी की जो पॉलिसी थी। लॉर्ड नॉर्थ जो था प्राइम मिनिस्टर था 1770 से लेकर 1782 के बीच में। तो इसकी टी की पॉलिसी ये थी कि इसने बाकी सभी चीज़ों पे तो इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी, लेकिन इसने बोला कि भाई टी पे तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और ये जो टी है ये आप सिर्फ और सिर्फ किससे खरीदोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। लोग परेशान थे। और फिर इसका जो आउटकम था, जो रिजल्ट था वो क्या था? बोस्टन टी पार्टी। और ये बोस्टन टी पार्टी मैंने बताया आपको क्या है कि लोगों ने उन जहाज़ों पे चढ़ चढ़ के जहाँ पे टी इंपोर्ट किया जा रहा था, जहाँ पे टी भरे हुए थे, उन सभी टी को फाड़ के समुद्र में फेंकना चालू कर दिया। इसको बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। और इस पूरे इवेंट को साथियों जो बंदा लीड कर रहा था उसका नेम था सैमुअल एडम्स। 1773 की ये घटना है। अंग्रेज़ी हुकूमत परेशान, हताश। तो इन्होंने सबक सिखाने के लिए इन कॉलोनिस्ट को 4 एक्ट पास कर दिए 1774 में। ये एक्ट कौन से थे? बोस्टन पोर्ट एक्ट। तो इसमें लिखा गया कि भाई ये जितना नुकसान तुम लोगों ने किया है, ये जितना नुकसान तुमने किया है इसकी भरपाई जल्दी जल्दी कर दो, नहीं तो ये जो पोर्ट है, बोस्टन पोर्ट जो है, इसका इस्तेमाल तुमको हम नहीं करने देंगे, इसको बंद करने जा रहे हैं। मैसेच्यूसेट्स गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जज होंगे, शरीफ होंगे, इन सभी को अब अपॉइंट जो है कौन करेगा? गवर्नर। अब इसका कोई भी इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट की अगर हम बात करें, इस कानून के अकॉर्डिंगली अगर किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई शुरू करनी है, कोर्ट अगर ट्रायल करना है, तो ये जो मामला है ये कहाँ पे शुरू होगा, कहाँ पे जाएगा? इंग्लैंड में। यहाँ पे अमेरिका में इनके खिलाफ कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि इन सभी एक्ट को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो ये जो कॉलोनिस्ट थी इनके पावर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। न्यू क्वार्टरिंग एक्ट इन्होंने चालू किया। तो इस क्वार्टरिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो जो नेटिव कॉलोनिस्ट हैं उन लोगों को, इन लोगों के लिए प्राइवेट हाउसेज जो हैं ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चारों एक्ट को अगर आप कंबाइन करके देखोगे साथियों तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप था, ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियनशिप था कि जो लिबरल कॉलोनिस्ट अमेरिका में जाके एक नए अमेरिका के बनाने की शुरुआत में लगे हुए हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को देखते हुए वहाँ के जो कॉलोनिस्ट थे इन लोगों ने क्या किया? मीटिंग करनी चालू की। 2 मीटिंग्स होती है। पहले को हम कहते हैं साथियों फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या था कि ये जो ब्रिटिशर्स ये अनजस्ट तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं कॉलोनिस्ट को, उस पर चर्चा की जाए। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है 1776 में। यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक यहाँ पे स्टेट जो इन नेटिव कॉलोनिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था जॉर्जिया, इसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं करने का मकसद था, एक तो नया नया बना था, दूसरा यहाँ का जो गवर्नर था वो बहुत ही ज़्यादा लॉयलिस्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। सिंपली आप कह सकते हैं कि जॉर्जिया जो था इसका जो इंक्लाइनेशन था ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ था किसकी तरफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, तो इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिचुएशन साथियों बहुत ख़राब थी, वॉर काइंड सिचुएशन डेवलप हो गई थी। इसी सिचुएशन में ये जो नेटिव कॉलोनिस्ट थे इन्होंने एक पिटीशन भेजा जिसे हम ओलिव ब्रांच पिटीशन कहते हैं। ओलिव ब्रांच पिटीशन जो है इसको एज अ सिंबल, एज ए मेटाफर हम यूज़ करते हैं एज ए पीस। ठीक है, तो पीस प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक आप कह लीजिए पिटीशन फाइल की गई बिफोर ब्रिटिश किंग, जो कि उसमें जॉर्ज 3 था। और इसको बोला कि हमें शांति चाहिए, लड़ाई जैसी सिचुएशन बन गई है पर हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस दे दो। तो किंग ने बोला कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। लड़ाई की शुरुआत हो जाती है 1775 में। और
अगले ही साल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो अब देखो, अगर इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये एक नया अमेरिका है, और इस नए अमेरिका के पास तो आर्मी ही नहीं है, इनके पास आर्मी नहीं है। तो सोचो इन लोगों ने कैसे आर्मी बनाई होगी, कैसे वॉशिंगटन को इन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया। ये वॉशिंगटन तो बेचारा शुरुआती दिनों में तो ये वॉर हार ही गया। अगर कुछ बैटल्स पे अगर हम नज़र डालें तो 1776 में विलियम हाउ ने इसको हरा दिया बेचारे को, बैटल ऑफ, ये लोनिंग नहीं है, ये लॉन्ग आइलैंड है, ठीक है। बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड में बेचारे की हार होती है वॉशिंगटन की। लेकिन फिर आने वाले समय में इनको एज मिलता है, कैसे, जब जनरल गीट जो है इसने हराया ब्रिटिशर्स को सैराटोगा में। फिर जो सबसे बड़ा इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि जो फ्रेंच ट्रूप है, मतलब सीधा फ्रेंच और स्पेनिश ने मदद की, ठीक है, इस वॉर में कॉलोनिस्ट की। और फ्रेंच का एक बहुत बड़ा एक इनका आर्मी पर्सनल था जिसका नाम था लफायेट, तो इसने मदद की कॉलोनिस्ट की, तो यहाँ से इनको एज मिलता है। और फाइनली कॉर्नवालिस जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिर वॉशिंगटन के सामने घुटने टेक देता है यॉर्क टाइम में। और ठीक इसी तरीके से फिर वॉर जो है ये 1781 में ख़त्म हो जाता है। और ये जो वॉर है फिर एक अल्टीमेटली किस समझौते से ख़त्म होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वॉर में इंग्लैंड के हार के क्या कारण थे। तो देखो अगर पहला हम कारण देखें तो ये जो रिवोल्ट था ये काफ़ी वेल प्लान्ड था, एक सेंस में आप इसको कह सकते हो। क्यों? ये प्लानिंग कुछ ऐसे थी कि जो फॉरेनर्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनकी तरफ से, इस सेंस में आप कह सकते हैं। हाँ, एक सेंस में आप ये कह सकते हैं कि जिनकी आर्मी ही नहीं थी भाई वो वेल प्लान्ड कैसे हो गए, ये पॉइंट ठीक है। पर फॉरेन कंट्री के द्वारा इनकी मदद किया जाना ये कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लानिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। इंग्लैंड की डिक्टेटरशिप, देखो लास्ट में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है बुराई के ऊपर। तो इंग्लैंड तो डिक्टेटरशिप कर रहा है, अपने परेशान कर रहा है इन नेटिव कॉलोनिस्ट को, तो कभी ना कभी बुराई की हार तो होगी ना, तो डिक्टेटरशिप की हार होती है। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो सदियों से ऐसे ही चलता रहा है। एफिशिएंट इनको लीडर मिल गया जॉर्ज वॉशिंगटन के रूप में। फ्रांस और स्पेन ने इनकी मदद की, और कुछ ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई जो है ये हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे है अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं खुद जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद इस वॉर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। और फिर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज जो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फेस करना पड़ा वो था डिस्टेंस। तो अब देखो कहाँ यहाँ पे अमेरिका, कहाँ पे यहाँ पे इंग्लैंड बीच में है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, तो इस एरिया को ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है। इमीडिएट जो इसको बेनिफिट है, जो लोकल जो सपोर्ट है वो तो मिल ही नहीं पाए इनको, तो ये क्या जीतेंगे, तो ये कुछ इसके हारने के कारण हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले जिस अमेरिका को आज के टाइम में सुपर पावर हम कंसीडर करते हैं उस अमेरिका का जन्म होता है इस रेवोल्यूशन के बाद में। ये पहला एग्जाम्पल था जब इंपीरियलिज्म की हार होती है, ये पहला मौका था जब दुनिया ने डेमोक्रेसी देखा, रिपब्लिक सिस्टम देखा। हालांकि स्विट्जरलैंड में रिपब्लिक चल रहा था। देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोचो कि डेमोक्रेसी रिपब्लिक ये तो इंडिया में पहले से था, बिल्कुल था। हम ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जब ये हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये चीज़ें पहली बार विटनेस की जा रही है। फिर उसके बाद कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है, और फिर इसी ने इंस्पायर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।